अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं स्टोरी स्पीकर यूट्यूब चैनल। नाजरीन मोहतरम, इससे कबल हमारे चैनल पर आप स्पेशल एजेंट की 12 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 13 मुलाहिजा कीजिए। और फिर साइड की कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसका साथी मुकाबल की कुर्सी पर ही बैठ गया। भाभी के ओवरकोट के अंदर से बगल के करीब झांकने वाला उभार बता रहा था कि उसने बगल में मशीन गन लटकाई हुई है, जबकि उसके साथी के कोट की जेब का उभार रिवाल्वर की मौजूदगी की खबर दे रहा था। भाभी गौर से ब्रोनू को देख रहा था। फरमाइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? भाभी ने सर्द लहजे में ब्रोनू से मुखातिब होकर कहा। एक आदमी को काफिरिस्तान की सरहद गैर कानूनी तौर पर पार कराना है, इंतहाई महफूज तरीके से। और ये भी बता दूं कि वो आदमी अपनी मर्जी से जा रहा है। वो आपसे मुकम्मल ताउन करेगा। सिर्फ बात यह है कि उसे कहीं चेक न किया जाए, इसीलिए आपको माकूल मुआवजा पेश किया जा सकता है। ब्रोनू ने आहिस्ता से कहा। ओह, ये तो मामूली सा काम है। मैं समझा कि कोई बड़ा काम है। भाभी ने मायूसाना लहजे में कहा। मामूली ही सही, बहरहाल अगर आप काम पर तैयार हैं तो अपना मुआवजा बता दीजिए ताकि बात मुकम्मल हो सके। ब्रोनू ने कहा। वो आदमी क्या ले जा रहा है, इसके साथ कितना वजन होगा? भाभी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। एक ब्रीफ केस इसके पास होगा और इस ब्रीफ केस में कोई भी मंशियात वगैरह नहीं है, ब्रोनू ने जवाब दिया। कब जाना चाहता है वो आदमी? भाभी ने होंठ काटते हुए पूछा। आज रात, ब्रोनू ने जवाब दिया। ओके, हो जाएगा बंदोबस्त। ये तो हमारे लिए मामूली सी बात है। बहरहाल इसकी मुआवजा 10 लाख रुपए लूँगा और नकद, भाभी ने कहा। 10 लाख रुपए? यह तो बहुत ज़्यादा है, ब्रोनू ने चौंकते हुए कहा। उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो फौरी ही हाँ कर देता तो ये लोग और ज़्यादा मशकूक हो जाते, वरना इसके लिए 10 लाख मामूली रकम थी। ज़्यादा नहीं है, उससे कम नहीं हो सकता, भाभी ने कहा। देखिए मास्टर भाभी, 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी आधे पेशगी और आधे सरहद पार करने के बाद, ब्रोनू ने कहा। सॉरी, मैं जो भी एक बार कह दूं वो फाइनल है। मुझे मालूम है कि एक ब्रीफकेस में क्या ले जाया जा सकता है, करोड़ों डॉलर की मंशियात भी और लाखों रुपए का सोना भी। ऐसी सूरत में 10 लाख ज़्यादा नहीं है, भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा। मिस्टर भाभी, क्या आप समझते हैं कि जो शख्स ब्रीफकेस भरकर मंशियात या सोना ले जाएगा वो इस तरह दूसरों और अजनबियों की मदद हासिल करता है? जाहिर है इतने बड़े काम करने वालों के अपने वसाइल होते हैं, वो दूसरों का आसरा नहीं लिया करते। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हैं। सिर्फ एक आदमी को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार कराना है और उस लिहाज से आपका बताया हुआ मुआवजा ज़्यादा है। ये काम उस वक्त बहुत कम रकम में किसी और से भी कराया जा सकता था, ब्रोनू ने बाकायदा बहस करते हुए कहा। अच्छा चलिए, आप 8 लाख रुपए दे दें, मैं 2 लाख कम कर देता हूँ, वो सिर्फ मिस अलमास की खातिर, क्योंकि उसकी खातिर मुझे बहुत अजीज़ है, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी मिस अलमास की खातिर यह रकम मंजूर है, ब्रोनू ने मुस्कुराते हुए कहा। और मिस अलमास, जो सौदा ख़राब होते देखकर मायूस होती जा रही थी, खुशी से खिल उठी। शुक्रिया, मिस अलमास ने कहा। वो आदमी कहाँ है और रकम? भाभी ने कहा। आप जहाँ और जिस वक्त कहेंगे वो आदमी वहीं उस वक्त पहुँच जाएगा। कोड तय कर लें ताकि कोई गलतफहमी ना हो। आधी रकम आपको वहीं अदा कर दी जाएगी और बाकी आधी सरहद पार होने के बाद महफूज मकाम तक पहुंचते ही, ब्रोनू ने कहा। ओके, उस आदमी को रात 10 बजे ड्रैगन बार में भेज दें। वो काउंटर पर जाकर कहे कि मैं भाभी का भाई आर्नल्ड हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। जब मुझसे मुलाकात हो तो मैं कहूँगा कि मेरा तो कोई भाई ऐसा नहीं जिसका नाम आर्नल्ड हो। तो वो जवाब देगा, मैं तो सुतैला भाई हूँ। उसके बाद रकम की अदायगी होगी और फिर मैं उस आदमी को मुंतकिल कराने का काम शुरू कर दूंगा, भाभी ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, ब्रोनू ने सर हिलाते हुए कहा। अरे हाँ, ये बता दीजिए कि वो आदमी मुकामी है या गैर मुल्की, भाभी ने उठते उठते पूछा। मुकामी होगा और मेरे कदो कामत जैसा, ब्रोनू ने कहा। फिर ठीक है, गैर मुल्की होने की सूरत में खतरा बढ़ सकता था, भाभी ने कहा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इस बार ब्रोनू भी इसे अलविदा कहने के लिए उठा। चलती हूँ हनी, भाभी ने मिस अलमास से मुखातिब होकर कहा। मैंने खाना खाना है और मिस्टर रालफ ने मुझे दावत दे रखी है, मिस अलमास ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, भाभी ने कहा और सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसका साथी भी उसके पीछे था। अब मेरा हक हिदमत, मिस अलमास ने उन दोनों के बाहर निकलते ही कहा। ज़रूर मिस अलमास, ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कमरे तक जाना होगा,
ब्रोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह लेकिन उसका मुआवजा अलग होगा। मिस अलमास ने उसका इशारा समझते हुए कहा, मुआवजे की फिक्र न करें मिस अलमास, जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हर कीमत पर हासिल किया जाता है और आप मुझे पसंद हैं। ब्रोनू ने कहा, शुक्रिया, मेरा दावा है कि आप मायूस नहीं होंगे। मिस अलमास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वो दोनों उठकर खड़े हो गए। चूँकि ब्रोनू उसी होटल में ठहरा हुआ था, इसीलिए उसे खाने का बिल नकद अदा करने की ज़रूरत नहीं थी, वो इसके बिल में शामिल हो जाना था। और फिर वो दोनों चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए थे। ब्रोनू पूरी तरह से मुतमईन हो गया था, इसीलिए उसने सोचा कि रात के 10 बजे तक अकेला कमरे में पड़े बोर होने से बेहतर है कि मिस अलमास की खूबसूरत रफ़ाकत में ही वक्त काटा जाए। और मिस अलमास के लिए तो आज का दिन यकीनन ईद का दिन था। 1 लाख रुपये के अलावा भी भारी मुआवजा मिलने की उम्मीद पैदा हो गई थी। होटल सिल्की वे का कमरा 12 खाली पड़ा हुआ था। वहाँ सामान नाम की भी कोई चीज़ मौजूद न थी, जबकि रालफ ने ब्रोनू का यही पता बताया था। मुझे पहले ही यही उम्मीद थी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। पहले से आपको कैसे पता चल गया था? सफ्तर ने कहा। वो तीसरा आदमी जो कार में था वो ब्रोनू था, और जाहिर है जैसे ही उसे ताक़ब का एहसास हुआ होगा वो सूरत हाल को समझ गया होगा, और इसके बाद उसकी यहाँ वापसी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत होती। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, और सफ्तर शर्मिंदा से अंदाज में सर हिला कर रह गया। उससे वाकई हमाकत हुई थी कि वो कोठी के अबकब की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होते वक्त गफलत का शिकार हो गया था। बहरहाल अब हिमाकत हो चुकी थी जिसका मदावना किया जा सकता था। उसे किसी खास तरीके से घेरना पड़ेगा, इमरान ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, और फिर कमरे में से बाहर आ गया। सफ्तर भी खामोश था। मेरे ख्याल में हम सब अगर होटलों में फैल कर उसे चेक करें तो शायद उसका सुराग मिल जाए, सफ्तर ने कहा। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ब्रोनू ने मेकअप बदल लिया होगा। वो स्पेशल एजेंट है। अरे हाँ, एक काम हो सकता है, मैंने उसका कोट देखा था, ट्रिपल क्रॉस नीले खानों के डिज़ाइन का कोट। ऐसा कोट बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि उसने मेकअप बदल लिया हो, लेकिन लिबास बदलने की ज़रूरत महसूस न की हो। ठीक है, उसे चेक किया जाना चाहिए। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं, इमरान ने कहा। उस दौरान वो होटल सिल्की वे के हाल में पहुंच चुके थे। इमरान बरामदे में लगे हुए फ़ोन बोथ की तरफ बढ़ गया। उसने फ़ोन बोथ में दाखिल होकर सिक्के डाले और एग्जेक्टिव के घुमा दिए, जबकि सफ्तर बॉक्स के साथ ही खड़ा रहा था। एग्जेक्टिव दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। जनाब, मैं इमरान बोल रहा हूँ, होटल सिल्की से। सफ्तर भी मेरे साथ है। हम ब्रोनू का ताक़ब करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वो यहाँ से गायब है और यकीनन अब किसी होटल में पहुँचा होगा, और ये भी हो सकता है कि उसने मेकअप तब्दील कर लिया हो। अलबत्ता मेरा ख्याल है कि उसने लिबास न बदला होगा। उसका कोट ट्रिपल क्रॉस नीले खानों के डिज़ाइन का कोट है। वो बाएं पैर पर दबाव डालकर चलता है। कदो कामत मेरी जैसी है। अगर आप मुनासिब समझें तो तमाम इमरान को उसकी तलाशी पर मुकर्रर कर दें। मैं और सफ्तर भी इसे तलाश करते हैं। अगर वो किसी को नज़र आ जाए तो वो हमें वॉइस ट्रांसमीटर पर इतला दे सकता है। इमरान ने बड़े मोतबाना लहजे में दूसरी तरफ से कुछ सुने बगैर ही तफसीर रिपोर्ट देनी शुरू कर दी, और सफ्तर जो दरवाजे के पास ही खड़ा था इमरान का मोतबाना लहजा सुनकर ज़ेर लब मुस्कुराने लगा। सफ्तर से मेरी बात कराओ, दूसरी तरफ से एग्जेक्टिव ने सर्द और सपाट लहजे में कहा, और इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए सफ्तर को अंदर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के बाद एग्जेक्टिव का इस पर कोई जवाब देने की बजाय सफ्तर को बुलाना इमरान को नागवार गुजरा हो। यस सर, सफ्तर बोल रहा हूँ, सफ्तर ने रिसीवर हाथ में लेते हुए कहा। सफ्तर, तुम इमरान के साथ रहोगे, मैं बाकी मेंबर्स को भी तलाशी के लिए कह देता हूँ, एग्जेक्टिव ने कहा। यस सर, सफ्तर ने मोतबाना लहजे में जवाब दिया, और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होते ही उसने रिसीवर यकदम रख दिया। यह चूहा अपने आप को क्या समझता है, मैं बस उसका लिहाज कर जाता हूँ, वरना किसी रोज़ कोई स्याह बिल्ली उस पर छोड़ दूंगा। अब भला बताओ, वो बात मुझसे ना कह सकता था, इमरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा। इमरान साहब, हम उसकी टीम के मेंबर हैं, आप तो मेहमान अदाकार हैं, और बस, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके जहन पर छाई हुई कोफत की गर्दाब छूट गई थी और वह पूरी तरह मूड में आ गया था। जिस रोज़ मैंने मेहमान बनने से इनकार कर दिया, उस रोज़ देखूंगा कि फ़िल्म कैसे बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और बाहर पार्किंग में खड़ी हुई अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सफ्तर की कार चूंकि ताक़ब के चक्कर में उस वीरान इमारत के करीब ही रह गई थी,
اسی لیے اب وہ عمران کے ساتھ ہی لگا پھر رہا تھا۔ اب کون سے ہوٹل کو چیک کیا جائے؟ صفدر نے کار میں بیٹھتے ہی کہا۔ وہ ویران عمارت کون سی سڑک پر ہے جہاں تمہیں اتنا غفیل کیا گیا تھا؟ عمران نے کار اسٹارٹ کر کے اسی روڈ میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو تبریزی روڈ پر ہے، صفدر نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں جواب دیا۔ اسے یقیناً وہیں چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تبریزی روڈ سے چل کر کون سے ہوٹل میں جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ نزدیک ترین ہوٹل تو سلور سٹینڈ ہی ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں سے پیدل ہی آگے گیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی ایسا ہوٹل منتخب کیا ہوگا جہاں وہ منفرد نہ ہو سکے، بلکہ جو متوسط طبقے کا ہوٹل ہو، اور ایسے ہوٹل مین مارکیٹ کے ارد گرد کافی تعداد میں ہیں، صفدر نے کہا۔ چلو وہیں سے چیکنگ شروع کر دیتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مختلف سڑکوں سے کار گزارنے کے بعد وہ مین مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے 1-2 ہوٹل چیک کیے۔ عمران انسداد منشیات بورڈ کا انسپکٹر بن گیا تھا، اسی لیے اسے رجسٹر دکھانے میں کاؤنٹر والوں کو کوئی اعتراض نہ کیا۔ جو لوگ نئے رہائش پذیر ہوئے تھے ان کے متعلق تفصیلی پوچھ گچھ کے بعد وہ مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ وہ قد و قامت کے لحاظ سے برونو پر پورے نہ اترتے تھے۔ اسی طرح گھومتے پھرتے وہ ہوٹل ہنی مون میں داخل ہوئے تو وہاں بے پناہ رش تھا، تمام میزیں پر تھیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے انہوں نے ایک میز پر ایک مرد اور ایک خوبصورت عورت کو اٹھ کر لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، اور عمران کی طرف ان کی پشت تھی۔ دوسرے لمحے عمران چونک پڑا، کیونکہ مرد نے وہی ٹرپل کراس نیلے خانوں والا جیکٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا قد و قامت بھی برونو جیسا تھا، اور وہ بائیں پیر پر دبا کر چل رہا تھا۔ عمران نے صفدر کا ہاتھ دبایا اور تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ جیسے ہی کاؤنٹر پر پہنچے، ویٹر اس میز سے برتن اٹھا کر اسی لمحے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ مسٹر رالف روم 25 2nd فلور کا بیر جمع کر لیں، ویٹر نے کاؤنٹر مین سے کہا، اور کاؤنٹر نے سر ہلاتے ہوئے رجسٹر پر جھک گیا۔ یہ مسٹر رالف وہی ہیں جنہوں نے نیلے رنگ کی خانوں والا کوٹ پہنا ہوا ہے؟ عمران نے بڑے سرسری لہجے میں ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں وہی ہیں، ویٹر نے جواب دیا، اور وہ دونوں تیزی سے آرڈر لینے کے لیے ایک اور میز کی طرف بڑھ گیا۔ آپ فرمائیے، کاؤنٹر مین نے رجسٹر سے سر اٹھاتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران نے جیب سے وہی انسداد منشیات بورڈ کے انسپکٹر والا کارڈ نکال کر کاؤنٹر کلرک کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہی کارڈ تھا جو ہر ہوٹل میں دکھا کر رجسٹر وغیرہ چیک کیا کرتا تھا۔ او یس فرمائیے، کاؤنٹر کلرک نے فوری ہی مدبانہ لہجے میں کہا۔ ذرا اپنا بکنگ رجسٹر دکھائیے، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کاؤنٹر کلرک نے سامنے پڑا ہوا رجسٹر موڑ کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سر، ہمارا ہوٹل منشیات کی لعنت سے پاک ہے سر، آپ کو کبھی یہاں سے کوئی شکایت نہ ملی ہوگی، کاؤنٹر کلرک نے کہا۔ ہاں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور رجسٹر پر نظریں دوڑانے لگا، اور چند لمحوں بعد اس نے چیک کر لیا کہ رالف نے کمرے 2 گھنٹے پہلے لیا تھا، اور یہ تقریباً وہی ٹائم تھا جس وقت صفدر کو تعقب سے بھٹکایا گیا تھا، اور پھر نام ہی بتا رہا تھا کہ یہی برونو ہے۔ رالف سے مل کر آنے کے بعد اس کے ذہن میں فوری طور پر یہی نام آیا ہوگا، اور اس نے اسی نام سے کمرہ بک کرا لیا ہوگا۔ اوکے تھینک یو، عمران نے رجسٹر واپس کیا اور صفدر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا فوری ہاتھ ڈالنے کا پروگرام ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اسے معمولی سی چوٹ دینے کا مطلب ہے کہ یہ پھر دارالحکومت کے لاکھوں شہریوں میں غائب ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر وہ لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ کمرہ 25 کا دروازہ بند تھا۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک کرخت سی آواز سنائی تھی۔ ویٹر سر، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اندر سے پوچھا گیا۔ یہ بل پر سائن فرما دیں، آپ بغیر سائن کیے آ گئے ہیں سر، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا، اندر سے مطمئن انداز میں کہا گیا، اور عمران نے صفدر کو اشارہ کیا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے جیسے ہی دروازہ کھلا، عمران پوری قوت سے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ برونو اچانک دھکا کھا کر پیچھے کی طرف ہٹتا گیا۔ خبردار، اگر کوئی غلط حرکت کی تو، عمران نے ریوالور اس کے سینے پر رکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے صفدر بھی ریوالور لیے اندر داخل ہو گیا، اور برونو صفدر کو دیکھتے ہی چونک پڑا، اور عمران اس کے چونکنے پر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس نے صحیح آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اندر ایک لڑکی موجود تھی جو چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ لڑکی، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور لڑکی تیزی پر سائڈ پر ہو گئی۔ کون ہو تم؟ برونو نے حیرت انگیز طور پر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔
वो ब्लू कैप्सूल वापस कर दो मिस्टर ब्रोनो, इमरान ने घबराते हुए कहा। ब्लू कैप्सूल? क्या मतलब? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? ब्रोनो ने हैरत भरे लहजे में कहा। दिमाग खराब भी हो सकता है स्पेशल एजेंट साहब, इमरान के लहजे में बेपनाह करख्तगी थी। तुम गलत फहमी से आए हो मिस्टर, ना ही मेरे पास कोई कैप्सूल है और ना ही मैं स्पेशल एजेंट हूँ। मैं तो एक सीधा सादा सा कारोबारी आदमी हूँ, ब्रोनो ने मुतमईन से लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और सुनो डी सल्वा, उसके साथियों को तुमने जिस बेदर्दी से कत्ल किया है उसके बाद तुमको छलनी करना मेरे ज़मीन पर कोई बोझ नहीं डालेगा, इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम जिस तरह चाहो अपनी तसल्ली कर लो मिस्टर, ब्रोनो ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया और दीवार की तरफ मुड़ गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे जैसे बिजली चमकती है उस तरह दीवार के साथ खड़ी लड़की चीखती हुई इमरान और सफ्तर से आ टकराई। ब्रोनो ने उसका बाजू पकड़कर उसे उछाल दिया था। इमरान और सफ्तर को शायद उससे उस कदर फुर्ती की तवक्का न थी, इसीलिए लड़की के अचानक आ टकराने से वो दोनों एक दूसरे से टकरा कर कोने में जा लगे। उसी लम्हे ब्रोनो ने किसी उकाब की तरह छलांग लगाई और दरवाजे से बाहर निकला। इमरान ने चपकती हुई लड़की को एक तरफ उछाला और वो भी ब्रोनो के पीछे भागा। ब्रोनो बरामदे में न था और लिफ्ट का दरवाज़ा भी बंद था। इमरान तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ लिपका और फिर उसने ब्रोनो की झलक देख ली। वो बिजली की सी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था। इमरान ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसी लम्हे ब्रोनो ने उछलकर सीढ़ियों से साइड पर पैर रख दिया और फिर वो सीढ़ियाँ उतरने की बजाय हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। इमरान ब्रोनो के इस बेजिगर अंदाज पर हैरान रह गया। ब्रोनो वाकई जान पर खेल गया था कि इतनी बुलंदी से उसने नीचे हाल में छलांग लगा दी थी। दूसरे लम्हे नीचे एक धमाका सुनाई दिया और इसके साथ ही हाल से चीखों की आवाज़ बुलंद हुई। उसी लम्हे इमरान ने भी कटेले पर पैर रखे और वह भी ब्रोनो की तरह नीचे हाल में कूद गया, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा भी न था। अगर इमरान सीढ़ियाँ उतरने का तकल्लुफ़ करता तो फिर ब्रोनो यकीनन निकल जाता। फर्श के करीब पहुंचते ही इमरान ने जिस्म को महसूस अंदाज में मोड़ा और महसूस अंदाज में उसके कदम जैसे ही फर्श से टकराए वो कलाबाजी खाकर सीधा हो गया। उसके गिरने से भी खासा जोरदार धमाका हुआ था। उसी लम्हे इमरान को बैरूनी गेट पर ब्रोनो की झलक नजर आई और इमरान बेतहाशा दौड़ता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया। हाल में मौजूदा सब लोग कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए और कई औरतें चीख रही थीं। इमरान उनकी चीखों की परवाह किए बगैर मेन गेट की तरफ लिपका। मेन गेट से बाहर आते ही वो ठटक गया, क्योंकि बाहर ब्रोनो कहीं नजर न आ रहा था। इमरान ने एक लम्हे के लिए रुककर इधर उधर देखा और फिर उसी लम्हे पार्किंग साइड में से एक कार को हरकत में आते और तूफानी रफ्तार से बैरूनी गेट की तरफ बढ़ते देखा। वो साइड से होती हुई गेट की तरफ बढ़ रही थी। इमरान ने अपनी जगह से छलांग लगाई और वो गेट की तरफ उस कदर तेजी से भागा जैसे वो दौड़ने की बजाय उड़ रहा हो, और वो दोनों बैक वक्त गेट पर पहुंच गए। इमरान ने छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो कार की छत पर जा पड़ा, लेकिन उसी लम्हे कार एक जोरदार झटके से रुकी और इमरान बेख्तियार फिसलता हुआ नीचे आ गया और कार साईं की तेज आवाज़ निकालती हुई सड़क पर दौड़ती चली गई। रिवाल्वर हाथ में कूदते वक्त इमरान के हाथों से निकल गया था, वरना वो उस वक्त टायर पर ब्रेस्ट करके रोक लेता, लेकिन अब वो निकल गया था। इमरान कार के निकलते ही तेज़ी से घूमा, शायद वो किसी मोटरसाइकिल को ताड़ना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे एक कार ज़ाई की आवाज़ से उसके करीब रुकी। इमरान साहब, तनवीर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बिजली की सी तेज़ी से मुड़ा और इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर छलांग लगा दी। जल्दी करो तनवीर, कार दौड़ाओ, मुजरम निकल जाएगा, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और तनवीर ने यकेलख्त एक्सीलेटर दबा दिया। उसकी कार एक ज़ोरदार झटका खाए और आगे बढ़ गई और तेज़ी से बढ़ती गई, कई कारों से टकराते टकराते बची। तनवीर दांत पीसते हुए एक्सीलेटर दबाता चला गया था और कार तूफानी रफ्तार में आगे बढ़ती चली गई थी। कार के इंजन से इतना शोर बुलंद हो रहा था कि सड़क पर दौड़ने वाली कारें का कोई तरफ हटती गई। उसके बावजूद तनवीर उस अंदाज में स्टीयरिंग को मुसलसल घुमा घुमा कर कार को दूसरी कारों से बचकर आगे बढ़ा कर जा रहा था, जैसे वो ड्राइविंग न कर रहा हो बल्कि किसी सर्कस में कोई मुजाहिरा कर रहा हो। जबकि इमरान की नज़रें आगे जाती हुई कारों पर जमी हुई थी। ब्रोनो दांत पीसते हुए कार दौड़ाई जा रहा था। ये इत्तेफाक था कि वो होटल से निकलकर छुपने के लिए पार्किंग में जा घुसा था और फिर इसे वहाँ एक ऐसी कार नजर आ गई जिसमें न सिर्फ इंगिनेशन में चाबी मौजूद थी बल्कि उसका दरवाज़ा भी लॉक न था। शायद उस कार का मालिक किसी जल्दी की वजह से उतर कर गया था।
बहरहाल ब्रोनो के लिए यह इंतहाई खुशकिस्मती का मौका था। चुनाचे उसने कार संभाली और फिर उसे तेज़ी से बैरूनी गेट की तरफ ले गया था। उसी लम्हे उसने नौजवान को बिजली की सी तेज़ी से दौड़कर कार की तरफ बढ़ते हुए देखा जिसने कमरे में उस पर हमला किया था। ब्रोनो ने एक्सीलेटर दबाया मगर नौजवान की रफ्तार हैरत अंगेज हद तक तेज थी और जैसे ही ब्रोनो की कार गेट से मुड़ी नौजवान उछला और दूसरे लम्हे कार की छत पर धमाका सा हुआ। लेकिन ब्रोनो ने इंतहाई फुर्ती से कार को टर्न दिया और फिर उसने उस नौजवान को कार की छत से फिसल कर नीचे गिरता देखा। ब्रोनो कार आगे बढ़ाया गया। काफ़ी फासले पर आने के बाद उसने कार को अचानक एक साइड गली में मोड़ा और फिर उसे दूसरी सड़क पर ले आया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो सीधा साहिल समुंदर पर जाएगा, लेकिन अब उसके लिए एक और मसला खड़ा हो गया था कि उसका ब्रीफ केस वहीं होटल में रह गया था और यकीनन मिस अल्मास के हाथे चढ़ गया होगा। इसीलिए उसने यही सोचा था कि वो बाबी को पकड़े और इसके ज़रिए मिस अल्मास से वो ब्रीफ केस वापस हासिल करे। वो कार दौड़ाता हुआ अभी साहिल समुंदर चौक से कुछ फासले पर ही था कि दूर से उसने पुलिस को देखा जो कार रोककर उन्हें चेक कर रही थी। ब्रोनो के जहन में फ़ौरन ख्याल आया कि शायद कार के मालिक ने कार चोरी की इत्तला पुलिस को दे दी होगी और अब पुलिस कार की दस्तयाबी के लिए चेकिंग कर रही है। चुनाचे उसने कार सड़क की एक साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज़ी से सड़क पार करके एक कैफ़े के अंदर दाखिल हो गया। उसके कोट की जेबों में अभी काफ़ी करेंसी मौजूद थी और उसके जहन में वो भी मौजूद थे जिन पर मिस अल्मास के बाबी को फ़ोन किया था। वो तेज़ी से काउंटर पर पहुंचा। मुझे एक फ़ोन करना है, ब्रोनो ने जेब से एक नोट निकाल कर काउंटर पर रखते हुए कहा। कर लीजिए। काउंटर पर मौजूद नौजवान ने फ़ोन उसकी तरफ खिसका दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व नेगेबान। वालेकुम अस्सलाम।